कि वेक्टर्स हम डिफाइन कर क्यों रहे थे, वेक्टर्स हम डिफाइन कर क्यों रहे थे, क्योंकि भाई 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर आगे गया, 4 मीटर आगे गया, 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर पीछे आया। हर किसी में डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है, हर किसी में डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है, 7 मीटर। 7 मीटर्स ही आ रहा है, ठीक है, हर किसी में डिस्टेंस कवर्ड 7 मीटर्स ही आ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इस वाले में 5 मीटर आएगा, इस वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 7 मीटर। 7 मीटर आएगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना 1 आएगा, मीटर। 1 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस चीज पे डिपेंड कर जा रहा है कि भाई जो दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, उनके बीच का डायरेक्शन क्या है, उस चीज पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। कि जो दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में ओरिएंटेशन कितना है, उनके बीच में एंगल कितना है, इस चीज पे अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस चीज पे अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है ना, जो अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। या इसी को क्या बोलते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने इस डिस्प्लेसमेंट में ऐड करा तो 5 मीटर आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट में ऐड करा तो 7 आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट में ऐड करा तो 1 मीटर आ गया। यानी कि वेक्टर एडिशन का कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है ना, नॉर्मल एडिशन नहीं है। वेक्टर का जो ये एडिशन है इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसका नॉर्मल एडिशन नहीं है ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो वेक्टर्स को हमें प्रॉपरली क्या डिफाइन करना चाहिए था, वेक्टर्स को अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना था तो क्या करना चाहिए था, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो सर्टेन, वो कौन से रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड फॉलो सर्टेन रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एलजेब ऑपरेशंस बोल दो या एडिशन ही लिख दो, एंड फॉलो सर्टेन रूल ऑफ एडिशन या एंड फॉलो सर्टेन रूल ऑफ, जैसे इसमें सिर्फ एडिशन नहीं होगा, बाकी भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो अभी मैंने ये लिख दिया फॉलो सर्टेन रूल ऑफ एडिशन या एलजेब्रिक या ऑपरेशंस। तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर्स बोलेंगे कि उस डायरेक्शन से कुछ फर्क पड़ा था इसलिए ये सब हुआ, जिसका हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, सबसे जो हमें यूज करने हैं सबसे ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट अपना बेसिक रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही हम पूरा वेक्टर समझेंगे। फिर वेलोसिटी होगा, फिर एक्सेलरेशन होगा, ये 11th में तो ये मेन आने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, ये 5 मेन है जो पूरे इसमें आने वाले हैं, मेन है ना, पूरे अगले 5-6 महीने तक ये हम बहुत यूज करेंगे इन क्वांटिटीज को। तो ये क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, मल्टीप्लीकेशन के। वो हमें वो रूल फॉलो कर रहे होंगे तभी हम उसको वेक्टर बोलते हैं। करंट वो रूल फॉलो नहीं करता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और एक तो बाय डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और फिर बाय डेफिनेशन वो रूल फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो करंट वो रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी जो भी इसको रूल्स को फॉलो करेंगे देन दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है भाई। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और कुछ वेक्टर के रूल फॉलो करें, ठीक है, कुछ वेक्टर रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करें, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आगे करने से पहले, अब हम वेक्टर्स को अब आगे करने से पहले कुछ कुछ टर्म्स और वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, वो हमें एकदम याद रखना है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, जैसे स्पेस में वेक्टर को बनाना कैसे है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वेक्टर, वेक्टर
is represented by a line headed with an arrow. Headed with an arrow. Vector is represented by a line headed with an arrow. एक लाइन बनाओगे, उस लाइन के ऊपर क्या बना दोगे? एरो बना दोगे. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो. एक लाइन बनाओगे, लाइन के ऊपर एरो बना दोगे. ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर. ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. द एरो will show the direction of vector. The arrow will show the direction of vector. ठीक है, एरो जो है वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा तुमको. ठीक है, इसको और भी क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द वेक्टर. एरो को और भी क्या बोल देते हो? हेड ऑफ द वेक्टर. और दूसरे वाली तरफ को क्या बोलते हो? टेल ऑफ द वेक्टर. ये टेल है भाई वेक्टर का, और दूसरा वाला क्या है? ये क्या है? हेड ऑफ द वेक्टर है. ये टेल ऑफ द वेक्टर है, ये हेड ऑफ द वेक्टर है. तो एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है. द लेंथ ऑफ द एरो, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. ठीक है, the length of the line segment will represent magnitude of vector. मतलब मैं जितनी बड़ी लेंथ बनाऊंगा, यानी कि उसका क्या है, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी बड़ी लेंथ बनानी पड़ेगी मुझे. ठीक है, जितना बड़ा वेक्टर होगा उतनी बड़ी लेंथ बनानी पड़ेगी. जितना छोटा वेक्टर होगा, ठीक है, जितना छोटा वेक्टर होगा उतनी छोटी लेंथ बनाएंगे. जो भी एरो बनाओगे वो एरो वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा. ठीक है, उसको हेड ऑफ द वेक्टर भी बोल देते हैं, और जो फ्री एंड होता है उसको टेल ऑफ द वेक्टर भी बोल देते हैं. इतना क्लियर है भाई सबको? है ना? इतना क्लियर है भाई? यस. फिर अगले पॉइंट पे आते हैं. ये क्लियर हो गया भाई सबको? फिर अगला पॉइंट क्या हो गया भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या सिंबल. सिंबल कैसा होगा भाई वेक्टर का? या वेक्टर का सिंबल कैसा रहेगा भाई? वेक्टर का सिंबल कैसे रहता है भाई? अब तुम्हें बताना है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे सिंबल बनाओगे? उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो बना देंगे. ठीक है, उस सिंबल के ऊपर. जैसे ए मुझे बताना है, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें बस क्या करना है, ए के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देना है. इस एरो का मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर राइट की तरफ है. ऐसा नहीं कि कोई वेक्टर ऊपर की तरफ होगा तो ए के ऊपर ऐसा एरो बना दोगे, ये नहीं करना है. या लेफ्ट की तरफ होगा तो ये इधर बना दोगे, नहीं. इसका मतलब बस क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर राइट की तरफ है. इसका मतलब बस ये है कि जो ए क्वांटिटी है, दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे. फोर्स लिखनी है तो ऐसे लिख दोगे. ठीक है, वेलोसिटी लिखनी है तो इस तरीके से लिख दोगे. फोर्स लिखनी है तो फोर्स के ऊपर एरो बना दो, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो बना दो, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो बना दो, मोमेंटम के ऊपर एरो बना दो. ये कैसी क्वांटिटीज हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई. या वेक्टर क्वांटिटीज हो गई. यहाँ पे तो फॉलो नहीं होता है, पर कुछ सर्टेन क्या करते हैं भाई, फॉरेन ऑथर की किताबें अगर पढ़ोगे तो उसमें बोल्ड में अगर लिखा हुआ है, बोल्ड में अगर लिखा हुआ है, या अगर बोल्ड में लिख दिया, बोल्ड सिंबल में अगर लिख दिया, अलग से दिखाई दे रहा है, तो बोल्ड सिंबल में अगर लिख दिया देन वो क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. या मतलब वेक्टर क्वांटिटी को बाकी सब नॉर्मल उसमें लिखा हुआ है, और अलग से एक सिंबल बोल्ड में लिखा हुआ है, यानी कि वो क्या लिखा है तुमने? वेक्टर क्वांटिटी लिखा है. वेक्टर क्वांटिटी लिखा है. इतना क्लियर है भाई सबको? बोल्ड में लिख दिया मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर एरो बना दो तो वेक्टर क्वांटिटी है. या कई बार वेल नोन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो नहीं बनाते हैं. कई बार वेल नोन है तो उसके ऊपर एरो नहीं बनाते हैं. ये पता है भाई, ऑलरेडी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इतना ज़्यादा नहीं लेते टेंशन. हाँ, अगर नहीं पता है तो आपको, मतलब इतना वेल नोन नहीं है, कोई भी एक जनरल टर्म है ए, तो उसके ऊपर आपको एरो बनाना है. वो एरो क्या बनाए बताएगा तुम्हें कि ए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है. उल्टा एरो, ऊपर एरो, ऐसे टेढ़ा एरो नहीं बनाना है. ये वेक्टर डायरेक्शन नहीं बता रहा है ये एरो, ये बस इतना बता रहा है कि पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है भाई ये बात?
क्लियर है ये बात भाई सबको? फिर यस तुमने सर। जो ये लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये लिख दिया है तुमने वैसे ऑलरेडी, पर मुझे चलो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट तो लिख ही चुके हो, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, उसी की लेंथ को क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोलते हो भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? मैग्नीट्यूड कभी लेंथ नेगेटिव होती है? नो सर। नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो उसकी लाइन की लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है वो उसकी लाइन की लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव अगर आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी में तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बता रहा होगा। कैसे बताएगा हम उसको देखेंगे, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बताएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो मैग्नीट्यूड नहीं है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को तुम्हें बता रहा होगा, ठीक है, डायरेक्शन को बता रहा होगा। स्केलर हो सकता है नेगेटिव, वेक्टर नहीं हो सकता नेगेटिव, उसका सिंबल, मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या रहेगा? कैसे लिखेंगे, कैसे ऐसे बार बार कोई लिखेंगे पूरा इतना बड़ा वर्ड? सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, भाई उतना बड़ा वर्ड हम बार बार कोई लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो उसके लिए भी हमने सिंबल डिफाइन कर दिया। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के आगे एक लाइन बना दी, पीछे एक लाइन बना दी, या वेल नोन वेक्टर क्वांटिटी है और सिर्फ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? एक आगे लाइन बना दी, एक पीछे लाइन बना दी है वेक्टर के आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। या वेक्टर क्वांटिटी है और उसके आगे बस ए लिखा हुआ है, एरो नहीं है, तो एरो नहीं है, सिर्फ ए लिखा हुआ है, यानी कि हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं उसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख रहे हैं, सिर्फ क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज 20 न्यूटन अलॉन्ग, या ड्यू नॉर्थ, फोर्स गिवन है मुझे 20 न्यूटन, ड्यू नॉर्थ गिवन। तो ये जो ड्यू नॉर्थ है ये डायरेक्शन हो गया, ये जो 20 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। तो अगर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये कितना आएगा भाई मैग्नीट्यूड? सिर्फ 20 न्यूटन। समझ गए इस बात को? सिंपल है, ठीक है। नए तरीके थोड़े से सिंपल है, ध्यान रखना। इस तरीके का अगर मैंने एक आगे लाइन बना दी, पीछे लाइन बना दी, मॉड बोलते हैं मैथ्स में, या फिर सिर्फ एफ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड बता रहे हैं उस वेक्टर क्वांटिटी का, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ 20 न्यूटन होगा। डायरेक्शन कितना है? नॉर्थ की तरफ है। तो पूरा लिखना है तो वो वेक्टर क्वांटिटी एफ इज 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। समझे इस बात को भाई? सब समझे ना? ठीक है, ओके ओके भाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आ गया भाई। किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो रोक लेना भाई। अर्नव, विरुष्टा, सकीना भाई आया सबको? अदिति, मीनाक्षी, निधि, आर्यन, सदाब, सदाब आया भाई? यस, ठीक है भाई। तो ये आ गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गया। ओके, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो भाई पहला काम हो गया अपना, ठीक है, पहला क्लैरिटी आ गई भाई थोड़ी सी। भाई वेक्टर को एक लाइन से एरो बना दोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी लाइन की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, एरो जो है डायरेक्शन को बताएगा। सिंबल ये रहेगा वेक्टर क्वांटिटीज का, ठीक है, इस तरीके से सिंबल बताना है, या बोल्ड में लिख दोगे वो सिंबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को कैसे बताओगे? इस तरीके से बता दोगे, इट इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स करके एक टर्म आया, एक टर्म हमने लिखा लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। ये कौन से होंगे? जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड
हो सकता है सेम है, हो सकता है डिफरेंट हो, पर डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है उसको लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स बोल देते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, देयर मैग्नीट्यूड may or may not be same। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम है, उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है डिफरेंट है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो देयर मैग्नीट्यूड इज मे और मे नॉट बी सेम बट देयर डायरेक्शन विल बी सेम। तो ऐसे अगर हो गया तो वो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, उनको क्या बोल दोगे? इक्वल वेक्टर्स बोल दोगे। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स एक टर्म आ जाएगी। इक्वल वेक्टर्स क्या आ जाएंगे? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उनको हम क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे। या वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब यूनिट भी सेम है। ठीक है, न्यूटन आता है भाई मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड इज 20 न्यूटन, यूनिट भी आती है। मैग्नीट्यूड का मतलब यूनिट भी है। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे? इक्वल वेक्टर्स। इतना क्लियर है भाई? पैरेलल वेक्टर्स इतना ही डिफाइन करा दी मैंने। पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स या फिर इक्वल वेक्टर्स। तो सारे इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर रहेंगे। सारे इक्वल वेक्टर्स जितने भी हैं उन सबको लाइक वेक्टर भी बोल सकते हो, वो भी सेम डायरेक्शन है। सारे लाइक वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है डिफरेंट है ना? नहीं समझे? ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर but all parallel vectors are not equal vectors। All equal vectors are parallel vectors but all parallel vectors are not equal vectors। ये all equal vectors parallel vectors रहेंगे but all parallel vectors equal vectors नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, समझा? सिंपल है, सिंपल इनफ। होना भी चाहिए ना। सारे इक्वल वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन सेम है तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स। सारे पैरेलल वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड लेकिन हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। जब सारे मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो वो इक्वल भी कहला जाएगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा तो इक्वल नहीं बोल। तो इसी दो वेक्टर्स को अगर तुम इक्वल बोल रहे हो, अगर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ए इज वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसका डायरेक्शन भी सेम है। अगर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर। भाई अनलाइक वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? वेक्टर्स हैविंग
सेम मैग्नीट्यूड, नहीं, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम है, हो सकता है डिफरेंट है, पर डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर अनलाइक वेक्टर्स। ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलोगे, एंटी पैरेलल या फिर अनलाइक वेक्टर्स। एज सच मैथ्स में टर्म नहीं है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पर ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं, फिजिक्स में हम यूज करेंगे ये वर्ड्स, अनलाइक वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कभी भी तुमने वेक्टर के आगे नेगेटिव बना दिया, कभी भी तुमने एक वेक्टर के आगे नेगेटिव लिख दिया, जैसे ए वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अभी भी वेक्टर के आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया, तो घबराना नहीं है अभी, वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा दिया तो उसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कैसा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपोजिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, सॉरी, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बस अपोजिट कर दोगे। वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, उसका मतलब बस मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड को यानी कि लेंथ को सेम रखना है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। वेक्टर बी नीचे की तरफ है, तो माइनस बी वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, एग्जैक्टली, बस डायरेक्शन को बस रिवर्स कर देगा। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना भाई, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फैक्टर बोलेंगे। सही बात, सिंपल है भाई, इतना तो है ना, इतना भाई सिंपल है। एक और डिफाइन करें भाई, नेक्स्ट डिफाइन करें, सिंपल है ये वाला भी, वेक्टर ए लिखा है उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, मतलब सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को सेम रखना, मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है हमारा, घबराना नहीं है, मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, लेंथ का मतलब है। ठीक है, लेंथ सेम रखनी है वेक्टर की, और डायरेक्शन कैसा कर देना है, अपोजिट कर देना, कर दोगे। अच्छा ये बताओ, 2 मीटर में से 1 मीटर गया, कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। 2 मीटर में से 2 मीटर गया, 0 मीटर बोलते हैं ना उसको, केजी तो नहीं बोलोगे, सेमी फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे ना, 2 मीटर माइनस 2 मीटर इज 0 मीटर, या 2 मीटर माइनस 1 मीटर इज 1 मीटर। 2 मीटर में से 2 केजी माइनस कर दोगे क्या, नहीं कर सकते, कैसी बात है ये, 2 मीटर में से 2 केजी कैसे माइनस कर दोगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हो, तुमने स्केलर में से स्केलर सब्ट्रैक्ट करा, स्केलर ही आंसर आएगा ना। क्या बोला है भाई, कंसेप्ट क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो पहले तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये मीटर है तो ये भी मीटर है, तो आंसर भी मीटर में आएगा, ये स्केलर है तो ये भी स्केलर है, आंसर भी स्केलर में आएगा। तो जब तुमने सब्ट्रैक्ट करा तब भी ऐसा ही होगा भाई, स्केलर रहेगा, यूनिट भी सेम रहेगी, और क्वांटिटी का नेचर भी सेम रहेगा। तो वेक्टर ए में से वेक्टर ए माइनस करने पे क्या जीरो लिखना अच्छी बात है, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वेक्टर ए में से वेक्टर ए माइनस कर दिया तुमने, तो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके आंसर वेक्टर ही होना चाहिए ना, ये जीरो तो स्केलर सा दिख रहा है मुझे, स्केलर लिखना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो गया, बस इनअप्रोप्रिएट हुआ वो,
थोड़ा सा लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं आई, ठीक है, थोड़ी सी लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं आई कि स्केलर में से स्केलर सब्ट्रैक्ट करा स्केलर आएगा, वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करा तो वेक्टर आना चाहिए। तो हमने क्या करा, जीरो के ऊपर बोलते हैं कि इट इज अ जीरो, इट इज नॉट जीरो, इट इज जीरो वेक्टर। समझ में आया भाई? एक जीरो वेक्टर डिफाइन करना लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है कि सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम ही क्वांटिटी आनी चाहिए। तो वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर आएगा। अब उसमें भी अगर तुमने सेम वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जीरो बन जाएगा, तो वो इट इज नॉट जीरो, इट इज जीरो वेक्टर डिफाइन कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड वही है जीरो, और एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हमारे लॉजिक्स में। तो भाई वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए तुमने क्या करा, नई टर्म डिफाइन कर दी, जीरो वेक्टर या फिर क्या बोलोगे, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर डिफाइन कर दिया। क्या होता है भाई जीरो वेक्टर या नल वेक्टर? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and can have any direction. Vector having zero magnitude and can have any direction is known as a zero vector या फिर null vector. ये बात समझ में आई भाई सबको? ठीक है, सिंपल है। वेक्टर हैविंग जीरो वेक्टर एंड कैन हैव एनी डायरेक्शन इज नोन एज जीरो वेक्टर या null vector. कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे? नाम में ही क्लियर है, जो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर जाएं उनको क्या बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलोगे। वेक्टर्स lying in vectors that can lie in one plane vectors that can lie in one plane are known as coplanar. Yeah, vectors that can lie in one plane are known as कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, जो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर जाए इनको क्या बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोल दोगे। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए तुमने क्या बोला? सिंपल सी बात है। कोप्लेनर वेक्टर्स को थोड़ा सा और समझने के लिए मैंने एक और तुम्हें एग्जांपल वही समझाया अभी। देखो, ये जो हम वेक्टर पढ़ेंगे, ये जो हम वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये वेक्टर की खासियत क्या है? मैंने 5 न्यूटन की फोर्स इस पे लगाई, 5 न्यूटन कम फोर्स लगा दी, थोड़ी ज्यादा लगाते हैं। 10 न्यूटन की फोर्स इस पे लगाई, 2 kg का मास है, कितना एक्सेलरेशन आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन लॉ याद है? किसी ने कहा मैं 2 kg की फोर्स, मतलब फोर्स ऊपर नहीं लगाऊंगा, 10 न्यूटन की नीचे लगाऊंगा, अभी भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने कहा मैं इसको पुल करूंगा, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं पुल करूंगा, कितना आएगा? अभी भी सेम ही आएगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एज लॉन्ग एज मैं जो वेक्टर है मेरे पास, उसका बिना मैग्नीट्यूड बदले और बिना डायरेक्शन बदले, डायरेक्शन बदल नहीं रहे हो तुम, आगे की तरफ है ना, हमेशा आगे की तरफ था, ऊपर ले गए नीचे ले आए, या इधर पुल करके आगे लगा दिया मैंने, या ऊपर की तरफ लगा दो, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले मैं वेक्टर्स को अपनी कैलकुलेशन के लिए फ्रीली मूव करा सकता हूँ। मैं वेक्टर को अपनी कैलकुलेशन के लिए भाई फ्रीली मूव करा सकता हूँ ना। इस वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन के लिए मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा? फ्रीली मूव कराऊंगा। ठीक है, फ्रीली मूव कराऊंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर्स बोलते हैं।
फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, subtraction of vectors, or for calculation purposes vector can be freely, ठीक है, vector can be freely translated, vectors can be freely translated without any change, w मतलब without any change in magnitude or direction, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले तुम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है, बिना अपना मैग्नीट्यूड बदले उसका, बिना उसका डायरेक्शन बदले, अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए उसको फ्रीली स्लाइड करा सकते हो, या उसको फ्रीली स्लाइड करा सकते हो। मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होता है, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होता है। तुमने देखा ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे इधर फोर्स लगाओ, इधर लगाओ, आगे लगाओ, थोड़े से फर्क आएंगे, वो रोटेशन वगैरह का डिस्कशन, फ्रिक्शन का डिस्कशन, या उस नॉर्मल की कहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, उनमें फर्क आएगा, पर वो सब अभी मैं नहीं कंसिडर कर रहे। अभी अगर हम आगे की एक्सेलरेशन की बातें करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मोस्टली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर्स को फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, ना ही तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड बदलना है, ना ही मैग्नीट्यूड बदला, और ना ही डायरेक्शन बदला, ठीक है, डायरेक्शन भी हमेशा किधर, आगे की तरफ। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं, फ्री वेक्टर्स। ये वेक्टर्स कैसे हो गए भाई अपने, फ्री वेक्टर्स हो गए। और यही हम कोप्लेनर है या नहीं है, ये निकालने के लिए भी उसको फ्री वेक्टर्स मान के ही करेंगे, ठीक है, फ्री वेक्टर्स मान के ही उसको चेक करेंगे कि भाई कोप्लेनर है या नहीं। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा ना, एक वेक्टर वहाँ है, एक वेक्टर वहाँ है, चेक करना है भाई कोप्लेनर है या नहीं है, ठीक है। तो कोप्लेनर है या नहीं है तो हम फ्री वेक्टर्स मान के ही करेंगे, समझे इस बात को। अब देखो, ये दो सपोज वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, इसको मैंने ऐसे रख लिया, इधर देखो भाई, दो वेक्टर्स हैं, इसको ऐसे रख लिया, ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, कैसे भी कर दूं मैं इनको, या मैं कैसे भी कर दूं, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर मैंने बाहर निकाल दिया, एक वेक्टर इधर निकाल दिया, एक वेक्टर मैं आउट ऑफ द प्लेन निकाल देता हूँ और एक इधर बना देता हूँ। तो मैं कैसा भी केस बना दूं, मैं कैसा भी केस बना दूं, फ्री वेक्टर्स है ना ये, और ये एक दो है, ऐसा अगर रख लिया मैंने, भाई दूर दूर से चेक करना है कोप्लेनर है या नहीं है, कोप्लेनर है तुमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अभी कोप्लेनर है या नहीं है चेक करना है, तो तुमने क्या करा, इसको उठा के इधर लेके आए, ज्वाइन हो गए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन हो गए। प्लेन इनसे पास कर रहा है या नहीं कर रहा, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दूर दूर हैं, अभी मैं इसको उठा के ऐसे लेके आया, इधर इधर लेके आया, फिर ऐसे रख कर दिया, या ऐसे था, ऐसे था अभी वेक्टर, मैं इसको उठा के ऐसे लेके आया, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। तो हमेशा दो वेक्टर्स का हम क्या देख सकते हैं, दो वेक्टर्स ऐसे हैं, हमेशा तुम कोई ना कोई प्लेन ढूंढ सकते हो जो उनसे पास कर रहा हो, ये प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है। दो वेक्टर्स हमेशा कैसे रहते हैं, दो वेक्टर्स को हमेशा क्या बोल सकते हो, कि दो वेक्टर्स अपने कैसे हैं, कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है, यस, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। तुम्हें तीन या दो से ज्यादा, तीन तीन या तीन से ज्यादा, चार, उनके लिए चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा। जैसे भाई मेरी बात समझ में आ रही है सबको, क्या कह रहा हूँ मैं, भाई फ्री वेक्टर्स मानना है, आगे पीछे स्लाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। तो मुझे चेक करना है भाई कोप्लेनर है या नहीं है। तो दो वेक्टर्स तुम बनाओगे कहीं पे भी हो, जब तुम उसको ऐसे लाके ज्वाइन करोगे तो एक प्लेन तुम्हें हमेशा मिल जाएगा जो उससे पास कर रहा होगा, एक प्लेन तुम्हें हमेशा मिल जाएगा जो उससे पास कर रहा होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनरिटी हमें किसके लिए चेक करनी है, कोप्लेनरिटी,
is to be checked for 3 or more vectors. 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स हो उसके लिए चेक करना है। भाई ऐसा हो गया केस, देखो तीनों वेक्टर्स इसी डायरेक्शन इसी प्लेन में, तो कोप्लेनर हो गए। फिर किसी ने कहा देखो ये है, ये 3, ये 3 कोप्लेनर है क्या, इस तरीके से रखें। अपनी लेफ्ट हैंड लो, इस तरीके से उंगली करके देखो क्या तीनों कोप्लेनर है। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया, क्या तीनों कोप्लेनर है। अब नहीं आएंगे ना, कोई प्लेन नहीं मिलेगा। अगर तुमने ऐसे बनाया तो एक्स वाई प्लेन आ गया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, एक जेड एक्सिस में है। तो अब तुम कोई प्लेन ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा तुम्हें प्लेन। इसमें होता है ऐसा होता है, एक ही प्लेन में आ गए होते तो हो गए कोप्लेनर। अलग अलग जेड एक्सिस अलग अलग एक्सिस में आ गए तो अब मिलेंगे क्या कोई प्लेन, ऐसा नहीं मिलेगा। कोप्लेनरिटी हमें 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए चेक करना पड़ेगा। भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों को? बाकी बताओ सज्जन के अलावा, अदिति। समझे सर। समझे सर। हमने ठीक है। कोप्लेनरिटी हमें 3 वेक्टर्स या 3 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, 2 के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर तीसरा वेक्टर इसी प्लेन में है, देखो जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन मान लेते हैं, तीसरा वेक्टर इसी प्लेन में है तो कोप्लेनर हो जाएगा। तीसरा वेक्टर मैं बाहर बना दूं ऐसा तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर नहीं रहेगा। ठीक है, कोप्लेनर नहीं रहेगा ना, 2 वेक्टर्स इस प्लेन में आ गए ब्लैक बोर्ड के, एक तीसरा वेक्टर बाहर आ गया। अब तुम कितना भी ढूंढ लो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है? नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये हो गया भाई, हमने कुछ कुछ हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा एक और देखो, एरो होता है तो एरो इस तरीके से अगर कुछ बना रखा है उसका मतलब वो वेक्टर किधर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, और किधर आ रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है। एरो से जज करता है। ये देखो एरो का इन्होंने बना दिया ये, ठीक है, ऐसे त्रिशूल की तरह वो जा रहा है। तो ये क्या है, इस तरीके का अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है यानी कि वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। दिस इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। डॉट डॉट का मतलब, वो सर्कल तो मैंने बना दिया है, आउट ऑफ द प्लेन। ऐसा बना हुआ है इसका मतलब क्या है, क्रॉस बना हुआ है, मतलब इसका ये बैक साइड की बात कर रहा है, इन टू द प्लेन। इसका मतलब है कि जो वेक्टर है वो इन टू द प्लेन है। इसका मतलब जो वेक्टर है वो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, इन टू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर नीचे। ठीक है, सारे डायरेक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वेक्टर्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक लास्ट टर्म और डिफाइन करते हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तुमने मुझे शुरुआत में बताया था, एक एग्जांपल ये था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ड्यू नॉर्थ, एक ऐसा एग्जांपल लिया था मैंने। तो अगर मैंने एफ वेक्टर लिख रखा है, इसका मतलब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इसमें। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे बताया भाई, मैग्नीट्यूड का सिंबल ये है, ये कितना है सिर्फ 20 न्यूटन। ठीक है, ये 20 न्यूटन है। एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या बता रहा है मुझे, एफ वेक्टर सिर्फ क्या बता रहा है भाई, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अब एक सेंस एक और बनता है कि यार डायरेक्शन को भी कुछ नाम दे दो, है ना। एक सेंस और बनता है कि डायरेक्शन को भी नाम दे दो। ड्यू नॉर्थ है तो हमने क्या करा, उसको भी नाम दे दिया। उसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर, एक नया नाम डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक नया नाम डिफाइन कर दिया। अ वेक्टर whose sole purpose is to give direction
ठीक है, a vector whose sole purpose is to give direction, that is its length is 1, that is its length is unity, and it just points in a direction of space. नहीं समझे? एक वेक्टर जिसका सोल पर्पस सिर्फ डायरेक्शन बताना हो, एक वेक्टर जिसका सोल पर्पस सिर्फ डायरेक्शन बताना हो, ठीक है, जिसकी लेंथ यूनिटी हो, ठीक है, जिसकी लेंथ यूनिटी हो, और वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है यहाँ पे ना कि उसकी लेंथ यूनिटी है, वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अभी के लिए लेट्स से बोल देते हैं उसकी लेंथ यूनिटी है, ठीक है, एंड इट जस्ट पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन। एक सेकंड, हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा कनेक्शन मेरा वीक हो गया है, ऑडिबल है? यस सर। हाँ एक वेक्टर जिसका सोल पर्पस क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट करना, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में पॉइंट करना, ठीक है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। मतलब जैसे 20 न्यूटन को तो तुमने मैग्नीट्यूड बोल दिया है, इस ड्यू नॉर्थ को भी डिफाइन करना है ना, तो इस ड्यू नॉर्थ को हमने क्या बोल दिया है, यूनिट वेक्टर बोल दिया है। इसका सोल पर्पस क्या है, एक स्पेस में पॉइंट करना किसी डायरेक्शन को, एक स्पेस में किसी डायरेक्शन को पॉइंट करना। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं भाई, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड को तुमने ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, मॉड ए। अब डायरेक्शन को भी हमने कुछ नाम दे दिया, यूनिट वेक्टर बोल दिया। तो उसका सिंबल डिफाइन कर दें भाई, इसका सिंबल होगा, वेक्टर ए के ऊपर ऐसा छोटा सा हैट बना दिया हमने, कैप बना दिया, हैट बोल देते हैं, कैप बोल देते हैं। इसका मतलब बस क्या है, डायरेक्शन बताना। जैसे कि यहाँ पे तो मुझे क्या बोलते, यहाँ पे तुम्हें मुझे क्या मिलना चाहिए था, मैग्नीट्यूड इतना आ गया, एफ कैप यानी कि एफ किस डायरेक्शन में है, तो वो क्या लिखोगे, ड्यू नॉट। भाई इतना, भाई आगे जाके ऐसा बार बार इतना बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखेंगे, हमें उनके लिए सिंबल्स डिफाइन करना है। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, जिसका सोल पर्पस, एक ऐसा वेक्टर जिसका सोल पर्पस सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट करना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसकी कोई यूनिट है क्या, ड्यू नॉर्थ की कोई यूनिट है क्या? नहीं ना, यूनिट तो तुमने किस में डाल दी, मैग्नीट्यूड में डाल दी है। जो भी यूनिट थी 20 न्यूटन, न्यूटन इज अ यूनिट ना, वो तो तुमने मैग्नीट्यूड में डाल दिया। फिर इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम कितना डिफाइन कर रहे हैं, 1, यूनिटी, 1 को भी यूनिटी बोलते हैं ना, 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट डिफाइन कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसका सोल पर्पस क्या है, सिर्फ एक स्पेस में किसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना। समझे इतना? अब इसको हम स्टेप वाइज करेंगे, इसको स्टेप वाइज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार दोबारा देख लो, बताओ भाई शुरुआत से। वेक्टर क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और कुछ रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करें, कुछ रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करें। तो मैं पूरा वेक्टर अलजेब्रा तो अभी नहीं लिख रहा, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसमें से ये सबसे फेमस रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो। वेक्टर क्या है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो। हेड ऑफ द वेक्टर क्या देगा तुमको, हेड ऑफ द वेक्टर क्या देगा तुमको, डायरेक्शन बताएगा। टेल ऑफ द वेक्टर, वो उसका बैक साइड को टेल बोल देते हैं। एरो क्या शो करेगा भाई, डायरेक्शन शो करेगा, उसी को हेड ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं। सही है इतना, पहला वाला पॉइंट।
सिंबल भाई, वेक्टर का सिंबल क्या रहेगा? वेक्टर का सिंबल क्या रहेगा? जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ऐसे रैंडम नीचे ऐसे डाउन, रैंडम नहीं बनाना, राइट की तरफ बनाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर राइट की तरफ है, वो बस ये बता रहा है कि ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा फिर? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? वेक्टर जिसका, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? वेक्टर जिसका क्या रहे, जिसकी लेंथ हमें बतानी हो, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो भी लेंथ होगी किसी लाइन सेगमेंट की, जो वेक्टर जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है, नेगेटिव साइन वेक्टर को नहीं बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। वो एक बीच में वर्ड गलत बोल गया मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये सिंबल रहेगा भाई मैग्नीट्यूड का, ये जैसे 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ लिखा हुआ है, उसका मतलब ये 20 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये 20 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। कैसे शो करोगे? मॉड एफ या एफ। लाइक वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो उसको क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, वो कैसे रहेंगे? इक्वल वेक्टर्स रहेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है उनको क्या बोलते हो? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नेट डायरेक्शन अपोजिट है, दीज आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मतलब जो भी वेक्टर है उसका बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो, जो भी वेक्टर है उसका बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो, क्या बन जाएगा? नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बन जाएगा। एक वेक्टर है उसका बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो, क्या बन जाएगा भाई? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे सेम वेक्टर को तो जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड, कैन हैव एनी डायरेक्शन, मैटर तो करता नहीं है, वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए डिफाइन करना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, जो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करे, दो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं? कोप्लेनर। तीन के लिए चेक करना होगा। फ्री वेक्टर्स, अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम वेक्टर को पकड़ेंगे और उठा के इधर उधर रखते रहेंगे। बस ध्यान क्या रखना है हमें? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलना, उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलना, तो करेक्ट है फ्री वेक्टर्स में। ठीक है, ठीक। आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, सिंबल यूज होंगे पूरी फिजिक्स में, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। ये थोड़ा आगे आना चाहिए था, पर अभी हम इतनी सारी टर्म डिफाइन कर रहे थे तो मैंने अभी डिफाइन करवा दिया। ये क्या है भाई? भाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी तुम लिख चुके हो, इसको डिफाइन कर चुके हो भाई, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो इसको भी अभी डिफाइन करके रख दो। कैसे कर दिया हमने? ड्यू नॉर्थ को नाम दे दिया एफ कैप बोलते हैं, ठीक है, कैप बोलते हैं या हैट बोलते हैं। क्या होता है ये? क्या इसको क्या डिफाइन करा गया? यूनिट वेक्टर। वेक्टर जिसका सोल पर्पस सिर्फ किसी डायरेक्शन में पॉइंट करना है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं कि हमने उसका बोल दिया कि लेट अस से इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड बस मतलब हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आने वाला, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही डिफाइन कर दिया। यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो गया, कोई यूनिट नहीं है, ये कोई यूनिट। यूनिट फिर भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल पर्पस क्या है? सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट करना। तो जो एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट। तो पहला पार्ट अपना नेमिंग खत्म हो गई है। अब बताओ किसको डाउट है? करण को डाउट है? नो सर। किसी को तो डाउट होगा। अर्नव को डाउट होगा। अर्नव चौधरी, अर्नव चौधरी डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। किसको डाउट है फिर? अभी लाइन्स क्या है सर? वो सर सॉरी, एक है सर, एक के बाजू में सर वो दो सर लाइन थोड़ा कनेक्शन स्लो है। हाँ
ये तो इसका सिंबल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को हमेशा कैसे शो करेंगे, कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड लिखना है, जैसे 20 न्यूटन है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो या तो सिर्फ एफ लिख दो या एक लाइन आगे बनाओ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन पीछे बनाओ। मैथ्स में इसको मॉडुलस बोलता है। तो एफ के आगे ऐसे मॉडुलस बना रखा है हमने, तो उसका मतलब क्या बता रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। मैथ्स में देखा था मॉड लिखते थे, मॉड एक्स मॉड वाई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताते थे। मैथ्स में आ गया मॉड, वो एब्सोल्यूट वैल्यू था। हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, तो वही वाला है, बस वर्टिकल दो लाइन बना दो। करना क्लियर है बात, करना कंफ्यूजन है। नहीं सर। बाकी बताओ, मीनाक्षी, सकीना, निधि, प्रणव, प्रसन्न, रुद्रा, वृष्टा, जमीन, सिद्धेश तो सुनी रहा है, तन्मय, नहीं, ठीक। तन्मय तुम्हारे एल्डर सिस्टर ऑलरेडी 12th में है, वही हो चेंबूर में? नहीं, नहीं और हाँ दोनों लिख देना। अच्छा ठीक, करें भाई, आगे स्टार्ट करें फिर। ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का देखो अब क्या है। सर मेरा फोन बार बार करने से गुजारिश है। ठीक है अभी कर लो भाई। आगे स्टार्ट करते हैं भाई, मेन पार्ट है अब ये वाला ना। पहले तो हमें सिंबल क्लियर होने चाहिए, अब मेन है दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है। ठीक है, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इनफैक्ट मैं ऐसा लिख ही देता हूँ, उसका रूल ही लिख देता हूँ, क्या है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भाई, अब बचपन वाली बातें भूल जाओ। 2+3, 2+3 5, जरूरी नहीं है 2+3 5, जैसे 3+4 5, 3+4 7, हमेशा 3+4 7 नहीं होगा। तुमने देखा है वेक्टर के एग्जाम्पल में, कभी 3+4 5 होगा, कभी 1 होगा, कभी 7 होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी ना। तो दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है, ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है आज। उसके लिए हमने रूल क्या बनाया है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन की, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए तुमने सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए तुमने क्या करा भाई, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं भाई, एक सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। तुम यहाँ मुंबई से निकले, पुणे गए, पुणे से निकले, आराम से छुट्टी थी तुम्हारी, वीकेंड था, नासिक गए, तुम्हारे घर से फोन आ गया। ठीक है, तुम्हारे घर से फोन आ गया, हाँ, तो तुमने क्या कहा, अगर मदर का फोन आया तो तुमने क्या बोला, 400 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, चल चुका हूँ मैं। ठीक है, झूठ बोला क्या तुमने, नहीं बोला, तुम्हें ऑनेस्ट करना है, तो तुमने 400 किलोमीटर बोल दिया। ठीक है, कोई डर नहीं किसी चीज़ का। फिर फादर का फोन आया तो क्या बोलोगे कि नहीं मैं तो बस कितनी दूर हूँ, 200 किलोमीटर ही दूर हूँ। तुरंत 400 किलोमीटर के आधे हो जाएंगे 200 किलोमीटर। ठीक है, 400 से कितने हो जाएंगे, तुरंत 200 किलोमीटर हो जाएंगे। तो क्या डिफरेंस देखा हमने इसमें, ठीक है? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी हमें क्या करना होगा, 400 किलोमीटर बोल देंगे हम आंसर, कभी 200 किलोमीटर बोल देंगे, कन्वीनियंस भी नहीं, सिंपल सा क्या है, जब हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी फिर इसमें,
जब मुझे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसका नॉर्मल एडिशन करूंगा, 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बोलूंगा। अभी मुझे डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वेक्टर का एडिशन सीख रहा हूँ। तो वेक्टर का एडिशन मैं कैसे करूंगा, 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, ये दोनों वेक्टर्स हो गए जो मैंने ट्रेवल करे, जिसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया कि मैं फाइनली यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मैं फाइनली यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये इन दोनों का हमने क्या बोल दिया है, फाइनल एडिशन बोल दिया है, ठीक है, फाइनल एडिशन बोल दिया, ये बोल दिया इन दोनों का, ठीक है। ये अपना बेसिक है भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपना बेसिक है। कैसे करना है भाई, किसी भी दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हमने क्या रूल बना लिया, एक सेकेंड रुको। क्या रूल बना दिया भाई हमने, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, इधर देख लो भाई, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइन होने चाहिए, हेड टू टेल। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइन होने चाहिए भाई, हेड टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये दो वेक्टर्स थे, इनको ऐड करना था, तो ये वेक्टर्स हेड टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। हेड क्लियर है कौन सा होता है, टेल क्लियर है भाई कौन सा है। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है ज्वाइंट, अगर नहीं है ज्वाइंट तो तुम फ्री वेक्टर से ही तो पढ़ ही चुके हो, तो उसको स्लाइड करते रहोगे एक वेक्टर या दोनों वेक्टर्स को, जब तक दोनों कैसे नहीं ज्वाइन हो जाते, हेड टू टेल नहीं ज्वाइन हो जाते, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है भाई, क्या करना है, टू ऐड टू वेक्टर्स, टेक one of the vector as base vector, as base vector, ठीक है, एक वेक्टर को बेस वेक्टर ले लो, ठीक है। फिर नाउ स्लाइड द सेकेंड वेक्टर, नाउ स्लाइड द सेकेंड वेक्टर विदाउट एनी चेंज इन, क्या ध्यान रखना है, विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या दूसरे वेक्टर को स्लाइड करना है बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले, विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, until both the vectors are joined head to tail, until both the vectors are joined head to tail। क्लियर है भाई, ये भाई जब तक दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल नहीं जॉइन हो जाते आप उनको स्लाइड करो। पहला तो ये हो गया भाई, इसकी हेल्प से कर रहे हैं भाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा भाई, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं भाई, रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा यानी कि रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट आर कैसे रहेगा भाई, फ्री टेल जो रहेगा, जो भी फ्री टेल रहेगा उसको फ्री हेड से ज्वाइन कर दो, फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड। ये क्या होगा, देखो भाई तुम यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना फ्री टेल से, जहां से स्टार्ट करा था फ्री हेड की तरफ, तो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ ये जो वेक्टर बन के आएगा डायरेक्ट वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बोलेंगे। ये इन दोनों का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नेक्स्ट पेज पे। नाउ joining the free tail to the free head. Now joining the free tail to the free head gives the resultant vector R. समझे या नहीं समझे? ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, डायरेक्टेड फ्रॉम फ्री टेल टू हेड। भाई इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कहाँ 4 जने गायब हो गए? डायरेक्टेड फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड। भाई इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को? सिंपल नहीं है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे करना है भाई? दो वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, उनको स्लाइड करते रहो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे, उनको स्लाइड करते रहो। जब तक स्लाइड करते रहो जब तक कैसे ना हो जाए दोनों, जब तक स्लाइड करते रहो जब तक दोनों कैसे ना बन जाए भाई, जब तक दोनों हेड टू हेड टेल और ना टेल ज्वाइन हो जाए। जॉइन में। हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, जैसे ही वो हेड टू टेल ज्वाइन हो गए उसके बाद फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन कर दो। डायरेक्टेड फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड, डायरेक्टेड फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड, वही क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। समझे इस बात को? मीनाक्षी, निधि, कंफ्यूजन है? सकीना, सृष्टि, सृष्टि भी गायब हो गई भाई। कंफ्यूजन है क्या? श्रद्धा, जरमीन, रिश्ता, ठीक है भाई, ओके। किसी को कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो इसको जरा एक बार अप्लाई करके देखें, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि तो दूर हो जाएगी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो दूर हो जाएगी। तो भाई इसको सेव कर लेते हैं पहले तो, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव। अब जरा एक बार बस बेसिक बेसिक एप्लीकेशन करना है जरा, मुझे तुम चाहे तो बोर्ड पे बता सकते हो। ये बताओ, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है। तो क्या कहता है भाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन? कि किसी भी एक वेक्टर को बेस ले लिया जाए। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भाई हमसे क्या कहता है? किसी भी एक वेक्टर को क्या ले लिया जाए? बेस ले लिया जाए। ए वेक्टर को मैंने क्या ले लिया? बेस ले लिया भाई। किसी भी एक वेक्टर को क्या ले लिया जाए भाई? बेस ले लिया जाए। ले लिया भाई हमने, ए वेक्टर को बेस ले लिया। फिर दूसरे वेक्टर को स्लाइड करना है जब तक दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल ना ज्वाइन हो जाए। तो किधर लेके आऊं दूसरे वेक्टर को? किसी ने कहा राइट की तरफ स्लाइड कर दो, कर दो, क्या फर्क पड़ता है? बन गया भाई। तुमने कहा था कि नहीं राइट की तरफ क्यों ले जा रहे हो, किधर लेके जाओ? मैंने कहा क्यों राइट की तरफ लेके जा रहे हो? नीचे लेके आओ बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे। तो ये बताओ दोनों केस की स्लाइडिंग में, चाहे मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊं, राइट लेके जाऊं, या मैं इसको नीचे लेके आऊं, क्या मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदला? नहीं। नहीं बदला, ना मैंने मैग्नीट्यूड बदला ना ही मैंने डायरेक्शन बदला। तो हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सेम ही आएगा दोनों केस में। फ्री टेल टू फ्री हेड, ये आर वेक्टर, फ्री टेल टू फ्री हेड, दोनों की जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। समझे? इस तरीके से करना है। पहले दोनों वेक्टर्स कहीं पे भी रखे हो, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, फिर उसके बाद फ्री टेल से जो फ्री हेड बन के आएगा, इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये समझा भाई सबको? है ना? अब मैं बार बार हर एग्जांपल में दो दो नहीं करूंगा, तुम कहोगे तो कर देंगे किसी एग्जांपल में। पहले ये हटा लेते हैं मेरे। एक बार तुम ट्राई करोगे कॉपी में या डायरेक्ट देते जाओ कॉपी में? बताना मुश्किल तो हो ही जाएगा ये वाला। 60 डिग्री एंगल है,
रिजल्टेंट सिर्फ ड्रॉ करो, कुछ मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढना, कुछ डायरेक्शन नहीं ढूंढना, रिजल्टेंट को सिर्फ ड्रॉ करके देखो कि गलती तो नहीं हो रही है हमसे ड्रॉ करने में। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करके देखो रिजल्टेंट को, ठीक है भाई, सिर्फ रिजल्टेंट को ड्रॉ करके देखो भाई, ड्रॉ। बताओ भाई इधर। जरमीन कुछ कहना चाह रहे हो? ऑडियो ऑन हो गया तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का है भाई अपन को। सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का है। करें? ठीक है, पहला बताओ भाई, कैसे करें भाई? तुमने किसी ने, हो सकता है भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके सारे अलाउड हैं। किसी ने कहा कि मैं ए को एज इट इज रखूंगा और बी को स्लाइड करके आगे लेके जाऊंगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बिना डायरेक्शन चेंज करे। ध्यान रखना ये ऐसा है, यानी कि राइट की तरफ से 60 डिग्री बना रहा है ना, तो उल्टा नहीं कर देना। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा नहीं कर देना, इधर से अभी भी 60 ही बनाएगा, ये आएगा, ये इधर से अभी भी 60 रहेगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। फिर किसी ने तुम में से ऐसा करा कि यार ए को एज इट इज रहने दिया और बी को नीचे खींच दिया, क्या वो सही है? वो भी सही है। अभी हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, अभी भी जब रिजल्टेंट हम फाइनली निकालेंगे सेम ही आएगा, बस बी को पीछे खींच दिया। किसी ने कहा ए को पीछे खींच दो क्या? बिल्कुल खींच दो, ए को पीछे खींचोगे यही बनेगा। ए को पीछे खींचो, इधर से 60 डिग्री रहेगा, पीछे गया, यही तो बन के आएगा। ए को ऊपर ले जाओ, यही तो बन के आएगा। क्या बोलते हो, समझा? हाँ सर। ये रिजल्टेंट आया ना सबका। अगला बताओ,
अगला बताओ भाई। ये अब मैं तुम्हारी कॉपी तो आज नहीं चेक कर सकता भाई, तो ये ऑनलाइन का नुकसान है। अदरवाइज ये ए आया भाई। अब ये बी को बिना एंगल बिना डायरेक्शन चेंज करे पीछे स्लाइड कर देने का है, या बिना मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन चेंज करे बी को हमें पीछे स्लाइड कर देने का है। तो ये बन के आएगा भाई, ये बन के आएगा। अब वो डिपेंड कर जाएगा कितना मैग्नीट्यूड है, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, हो सकता है यहाँ तक रह जाए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तो वो भी हम सीखेंगे। अभी के लिए तो मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए, अभी के लिए तो मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए। ये आ जाएगा रिजल्ट। मैंने बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं माना, सेम ही माना हमने। चाहे बी को आगे ले आओ, ए को पीछे खींच दो, दोनों ही केस में ये बनेगा। बी को आगे ले आओ, ए को पीछे खींच दो, यही बनेगा। या बी को कोई पीछे खींच देता है ऐसे, बी के कोई पीछे खींच देता, खींचने का नहीं, क्या करेंगे, ए को ऐसे ही रहने दो, बी को नीचे खींच दो। बी को नीचे खींचोगे तो ये बन के आएगा ना, बी को नीचे खींचोगे तो अभी हेड टू टेल ज्वाइन हो गए। अभी भी रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट नहीं बदलेगा तुम्हारा, अभी भी रिजल्टेंट वही आएगा। अभी भी अगर तुमने रिजल्टेंट देखा तो रिजल्टेंट अभी भी जो पिछली बार आया था वही आने वाला। ये बात समझ में आ रही है भाई सबके, है ना? कंफ्यूजन है? हाँ सर। नहीं बाकी में जी बताओ सर। भाई, कंफ्यूजन है क्या? ऐसे नाम मत नो दिलवाओ सर। मुझसे, कंफ्यूजन है तो बता नो दो। सर। ठीक है, ऐसे इधर से बताओ क्या करूं। ए को एज इट इज रहने देते हैं, बी को आगे ले जाओ या बी को पीछे खींच दो, दोनों करेक्ट। ठीक है, या बी को ऐसे ही रहने दो, ए को पीछे खींच दो, या ए को इधर ले आओ। तो क्या करना है, मैंने ए को एज इट इज रहने दिया, बी को मैं इधर ले जाता हूँ। तुम कोई और तरीका करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो इसी आर के पैरेलल आना चाहिए, इस आर के पैरेलल आना चाहिए, इसी आर के पैरेलल आएगा। अगर इसके पैरेलल आ रहा है तो ठीक है। या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए एज इट इज रहा 30, इसको बी को मैंने पीछे खींच दिया, बी को पीछे खींचोगे तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का। ये भी करेक्ट है। रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा इस केस में, ये आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल ही रहना चाहिए, जैसा ये आया ऐसा ही ये आना चाहिए। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ओके, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, बी को ऊपर ले जाए, बी को ऊपर ले गए, ठीक है, बी को ऊपर ले गए, बी को लेफ्ट ले जाओ या बी को ऊपर ले गए, तो क्या आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया भाई रिजल्टेंट। ये बी है, बी को ऊपर ले गए, हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, ये रिजल्टेंट आ गया। सही है, ये रिजल्टेंट आ गया। करेक्ट, करेक्ट। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर भी ये है। अब क्या करोगे भाई, अब बताना जरा। ए ऊपर वाला हो गया, बी ए छोटे वाला हो गया, इन दोनों को ऐड करना है। तो तुम कहोगे कोई बात नहीं, इसको किसी को भी बेस ले लो, फिर दूसरे को उठा के क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस करना है, हेड टू टेल, बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले। तो मैंने बी को उठाया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, बस ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन फ्री टेल टू फ्री हेड ज्वाइन करोगे तो पूरी लाइन आएगी ना। और ये स्पेस नहीं है, एक्चुअल में स्पेस नहीं है, वो पूरा उसी के ऊपर कोइंसाइडिंग लाइन है ना। वो मैं बना देता तो हमें दिखाई नहीं देता, वो स्पेस नहीं है इसके बीच में, इसी के फ्री टेल को फ्री हेड को ज्वाइन कर दिया मैंने, एज इट इज स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है भाई ये बात? हाँ, है ना, ये क्लियर है भाई, इसी के ऊपर है वो लाइन। अच्छा, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी अपोजिट है। अभी मुझे ए प्लस बी बताना है। अच्छा, बार बार ये मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, ये क्या निकाल रहे हैं हम रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहे हैं ना। अभी तक मैंने जितने भी केस लिखे हैं उन सब में मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहा हूँ। ये क्या निकाल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताओ
एक आगे है एक पीछे है। इस बार रिजल्टेंट कितना होगा? तुम फिर से मुझे बोलोगे ए को एज इट इज ज्वाइन कर दो, मैंने कर दिया। ए को एज इट इज रहने दो। फिर बी को उठा के कहाँ रखना है? बी को उठा के कहाँ रखूं? बी को उठा के इस तरीके से रखेंगे ताकि कैसे ज्वाइन हो जाएंगे दोनों? हेड टू टेल। बी को उठा के मैंने ए इस के तरीके आगे से लेकिन रखा। नीचे रखना पड़ेगा। हाँ, ताकि वो हेड टू टेल ज्वाइन हो जाए। तो हेड टू टेल ज्वाइन हो गए मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ पीछे की तरफ आया, ये आ जाएगा ना बेबी वेक्टर। उसी के ऊपर कोइंसाइडिंग है, ये ऊपर नहीं है। इसी के एक्चुअल में क्या हुआ होगा? ए फिर बी वापस, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मतलब तो जो डिफरेंट कैसे होता, ये ए वेक्टर था, फिर बी वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, तो इतना आर पूरा नहीं बनेगा ना, तो आर आ, वेक्टर। हाँ, तो उसी के ऊपर आ गया होता। तो अब रिजल्टेंट कितना है? जो व्हाइट लाइन बच गई वो हो गया ना, हाँ सर। फ्री टेल से फ्री है, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझे पूरे को, रिजल्टेंट को दोबारा समझे भाई, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में यूज होगा आगे जाके पूरा। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, उनको आगे पीछे मूव करो, फ्रीली मूव करो, जब तक वो दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल नहीं ज्वाइन हो जाते। ठीक है, ध्यान रखना, आगे पीछे मूव करने पे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं बदल देना। ठीक है, फिर जब वो हेड टू टेल ज्वाइन हो गए दोनों वेक्टर्स, उसके बाद फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन करो, इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, इट इज अ रिजल्टेंट। किस तरफ डायरेक्टेड होगा? फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ। ठीक है, किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा? फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल, स्लाइड करके इधर लेके आए, रिजल्टेंट। स्लाइड करके नीचे लेके आया, रिजल्टेंट। स्लाइड करके आगे लेके गया, रिजल्टेंट। स्लाइड करके नीचे लेके आया, कहाँ नीचे लेके आया? नहीं लेके आया। स्लाइड करके नीचे लेके आया, बी के, रिजल्टेंट। बी को आगे ले गया, फ्री, ऐसा बन गया फ्री टेल टू फ्री। बी को कोई नीचे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टेल टू फ्री। कर दोगे भाई इस तरीके से? ए एज इट इज हाँ है, सर। बी को उठा के आगे ले आए, रिजल्ट। ए एज इट इज है, बी को पीछे ले गए, फ्री टेल टू फ्री। सेम है ये दोनों वेक्टर। बी को ऊपर कर दो तो भी रिजल्टेंट, बी को पीछे कर देते अगर आगे ले जाने की जगह तो भी रिजल्टेंट ही होता ना। ए को यही रहने देते, बी को ऊपर ले जाने की जगह तुमने लेफ्ट की तरफ कर दिया, तो भी रिजल्टेंट है भाई, तो भी रिजल्ट। समझे ना? तो भी ये रिजल्टेंट है, सिंपल है। ए आगे गया, ए आगे गया, बी ये है, इसको उठा के आगे रख दो, रिजल्टेंट। ए आगे गया, बी पीछे है, उसको उठा के वहां रखो, रिजल्ट। समझा भाई सबको? कंफ्यूजन नहीं ना? किसी को कोई नो सर। कंफ्यूजन नहीं भाई? ठीक। तो इसको बोलते हैं हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने किसका डिस्कशन नहीं करा? मैग्नीट्यूड का डिस्कशन नहीं करा। मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं जरूर दे सकता हूँ एक और, ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी है। सब्ट्रैक्शन नहीं करा ना, लास्ट वाले केस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस ए एंड बी, gives a resultant of gives the resultant of 10 Newton when they are parallel, and gives a resultant of 6 Newton when they are
एंटी पैरेलल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। एकदम सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास तक तुम इसको करके लाओगे, सब करके लाएंगे, कुछ जने तो अभी बता देंगे लेकिन सब नेक्स्ट क्लास तक करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक करके लाओगे भाई इसको, या किसी का आया अभी? जब पैरेलल है तो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट आ रहा है, जब एंटी पैरेलल है तो 6 न्यूटन का रिजल्टेंट आ रहा है। कितना है मैग्नीट्यूड देने का? नहीं, सोचना पड़ेगा ना, उनको रिवीजन करना पड़ेगा तभी आएगा। ये इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में इसको करके लाना। चलेगा? चलेगा भाई, नेक्स्ट क्लास तक इसको पूरे को रिवाइज करो, फिर इस क्वेश्चन को सोच के लाना कि कैसे आएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर मैग्नीट्यूड के सारे क्वेश्चंस करेंगे। वही चलेगा? किसी को कन्फ्यूजन है या किसी का आंसर आ गया है? सर मतलब कैसे करें? कैसे करना है? इसमें आपने सर नंबर्स डाल दिए ना, नहीं नहीं, कोई मैंने डाला, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, इसको यूज करो। जब पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो इसको यूज करो। जब पैरेलल होंगे दोनों तो एक का मैग्नीट्यूड एक्स हो गया, दूसरे का वाई हो गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। जब एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा? एक का मैग्नीट्यूड एक्स हो जाएगा, दूसरे का वाई हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्स कितना माइनस आएगा? वाई। एक्स प्लस वाई 10 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई 6 हो जाएगा। भाई सब इसको सोच के लाना, करके लाओगे भाई? एक बार ट्राई करोगे? तो सर वो दो इक्वेशन बनने हाँ, करी हो। 2 इक्वेशन 2 सॉल्व, उनको सॉल्व करना भाई। करोगे? एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो करते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, एक बार ट्राई तो करो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सही ना, करके लाओ, नेक्स्ट इसको सॉल्व करके लाओ, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो।